हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मानव रक्त ह्यूमन ब्लड के बारे में। आज की क्लास में ह्यूमन ब्लड से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की यह क्लास है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें तथा एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास में आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त या ब्लड के बारे में। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा एक स्वस्थ मनुष्य में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो व्यक्ति के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि एक सामान्य स्वस्थ महिला में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि यदि एक स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त पाया जाता है तो एक स्वस्थ महिला में आधा लीटर कम अर्थात 4.5 लीटर रक्त पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे रक्त के संगठन के बारे में। तो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.4 के मध्य होता है तथा रक्त होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है, जबकि प्लाज्मा में 90% पानी तथा 10% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्त में प्लाज्मा का भाग कितना होता है? तो 55%। और प्लाज्मा किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा में 90% योगदान पानी का तथा 10% योगदान होता है वो अन्य पदार्थों का होता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त के संगठन में रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका भाग 45% होता है। और रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। नंबर सेकंड है डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर थर्ड है प्लेटलेट्स। इसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा हल्का पीला, पारदर्शी और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्लाज्मा कैसा पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा हल्का पीला, पारदर्शी और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है, उसमें एल्यूमिन प्रोटीन होती है। एल्यूमिन प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक तो होती है एल्यूमिन और नंबर सेकंड होती है फाइब्रिनोजेन। ये 2 प्रोटीन है वो प्लाज्मा में उपस्थित होती है। इसमें एल्यूमिन प्रोटीन का कार्य होता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। जबकि सेकंड प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होती है, इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जबकि यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। एल्यूमिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित आयन होते हैं वो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन आदि उपस्थित होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कॉर्पस अर्थात आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है तथा रक्त में आरबीसी होती है वो 90% उपस्थित होती है, जबकि आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 120 दिन का। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी केवल वर्टिब्रेट एनिमल्स अर्थात कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है, जबकि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। जबकि आरबीसी की मृत्यु होती है वो प्लीहा स्प्लीन में होती है तथा आरबीसी को का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है।
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लीहा को। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक अर्थात रक्त बैंक भी कहा जाता है तथा आरबीसी मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड अंग है जो हमारे पेट में स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी रक्त को स्टोर्ड अर्थात संग्रहित और फिल्टर करती है अर्थात रक्त का फिल्टर और संग्रहित होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है तथा आरबीसी पुरानी आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का भी कार्य करती है। इसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी के प्रमुख कार्यों के बारे में। आरबीसी का मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है। जबकि इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों में एनीमिया, अरक्ता रोग तथा पीलिया जॉन्डिस रोग होते हैं वो आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पल्स डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है तथा डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे कम उपस्थित होती हैं जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ी होती हैं जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है तथा कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी इनका निर्माण होता है जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, वो होती है रक्त में। इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के कार्यों के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है कि यह एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि शरीर की इम्यूनी सिस्टम अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है तथा शरीर के घाव भरने का काम करती है। इसके बाद देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन सी हैं, तो इसमें नंबर फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, तो लिम्फोसाइट्स वे श्वेत कणिकाएं हैं जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और शरीर की बीमारियों से रक्षा करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स आकार में बड़ी होती हैं और यह घाव भरने का कार्य करती हैं, जबकि इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स नामक प्रोटीन होती हैं। यह एक प्रकार के सूक्ष्म कण होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स में कई प्रकार के माइक्रो पार्टिकल्स अर्थात सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ये सूक्ष्म कण इस प्रकार हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स होता है यह इम्यूनिटी और एलर्जी का कार्य करती है अर्थात यह हमारी इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और एलर्जी से हमें बचाती है। नंबर सेकंड प्रोटीन है न्यूट्रोफिल्स। यह प्रोटीन होती है बैक्टीरिया एवं अन्य पदार्थों को नष्ट कर देती है, इसी कारण इसे माइक्रोफेज भी कहा जाता है। नंबर थर्ड है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स प्रोटीन होती है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करती है। इसके बाद देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। इसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से मुख्य रूप से एड्स और ब्लड कैंसर नामक रोग
होते हैं। एड्स रोग का प्रमुख वायरस जिम्मेदार होता है वो HIV वायरस होता है, अर्थात HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जबकि एड्स रोग होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है तथा प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी प्राणियों के रक्त में ही पाई जाती है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर होती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो मात्र 8 से 12 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है कि शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, इस प्रकार यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोगों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में शरीर में प्लेटों की मात्रा एकदम से कम हो जाती है तथा डेंगू रोग होता है वो एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रक्त का थक्का, रक्त स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? तो चोट लगने के कारण जब रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं तो उससे ब्लड बहने लगता है, तब एक अर्ध ठोस पदार्थ जेली के रूप में जम जाता है जिसे रक्त का थक्का कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं आपको चोट लग गई तो कुछ समय बाद वहां पर एक सफेद रंग की जेली जैसी परत जम जाती है, इसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अपक्रिया क्या है। तो इसमें देखते हैं कि जब रक्त का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उस दौरान अपक्रिया होती है। अपक्रिया क्या होती है कि फाइब्रिन प्रोटीन और ब्लड सेल्स दोनों आपस में मिलकर रक्त के थक्के का निर्माण करती हैं, जबकि फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के सहयोग से फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण होता है। अब फाइब्रिन प्रोटीन होती है यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में शामिल होती है, अर्थात रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि थ्रोम्बिन होता है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है, जबकि फाइब्रिनोजेन होती है यह एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि यकृत में उत्पन्न होती है। इसके बाद बात करेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन तथा कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक पदार्थ है जो कि रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक ऊतकों, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स में उपस्थित होता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है, जबकि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एक पदार्थ है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि विटामिन के की उपस्थिति में यकृत द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे रक्त के मुख्य कार्यों के बारे में। तो रक्त के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो रक्त होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है तथा रक्त होता है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि WBC शरीर को रोगों से बचाता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में खून हेपेरिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि रक्त वाहिकाओं से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्सीलेट अर्थात सोडियम या पोटेशियम ऑक्सीलेट को मिलाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 14.5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। इसके बाद देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व मौजूद
होता है। इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। जबकि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है वो 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। तो रक्त वाहिनियां होती हैं वो मानव शरीर में रक्त का संचरण धमनियों और शिराओं के द्वारा करती हैं तथा रक्त कोशिकाएं धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है धमनियां अर्थात आर्टरीज, नंबर सेकंड है शिराएं वेन्स, नंबर थर्ड है रक्त कोशिकाएं अर्थात रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है धमनियां, सेकंड है शिराएं और थर्ड है रक्त कोशिकाएं। इसके बाद हम बात करेंगे धमनियां आर्टरीज के बारे में। धमनियां आर्टरीज क्या होती हैं? तो धमनियां मुख्य रूप से हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि इनके कुछ अपवाद भी होते हैं अर्थात पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त होती है, वो हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी धमनी के बारे में। तो है धमनी होती है वो हार्ट के दाएं निलय से जुड़ी होती है, जबकि यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को कहां तक ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे महाधमनी और के बारे में। तो महाधमनी होती है या शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि बाईं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है। इसके बाद हम बात करेंगे रक्त कोशिकाएं के बारे में। तो रक्त कोशिकाएं बहुत ही महीन रक्त वाहिनियां होती हैं तथा इनकी भित्ति की मोटाई केवल 1 कोश के स्तर की होती है। आइए फ्रेंड्स आज की लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रक्तदाब या रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अर्थात सामान्य रक्तदाब होता है वो 120 अधिकतम 80 न्यूनतम होता है, जबकि वृद्धावस्था में सामान्यतः ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब घट जाता है तथा रक्तदाब को स्फेगनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है तथा इस यंत्र में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। तो रक्तदाब मापने का यंत्र के कौन सा होता है? तो स्फेगनोमीटर तथा स्फेगनोमीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।